वेलकम टू दांतों की पंचायत ब्रश किया गया। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी एक डेंटिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हर एक ट्रीटमेंट के अंदर। भले ही वो डायग्नोसिस हुआ, भले ही वो रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन हुआ, भले ही वो मेडिसिन का डोसेज या फिर ड्रग डिलीवरी हुई, कहीं ना कहीं ये ब्रांच आपको सिखाती है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट के आगे क्या प्लानिंग होगी। यही चीज डिसाइड करती है, यही ब्रांच डिसाइड करती है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका एन मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी की, जो कि नांदेड़ रूरल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में ये स्थित हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वसंत दादा पाटिल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सांगली, महाराष्ट्र से किया है। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया है, बहुत सारे पेशेंट को गाइड किया है एंड आगे भी करती जा रही हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोग सीखेंगे कि एमआरआई, सीबीसीटी, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये ब्रांच अपने आप में है क्या चीज, क्या ये रोल प्ले करती है इन वेरियस डिजीजेस लाइक सेंसिटिविटी, नॉर्मल जो डेंटल पेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने उस पर भी ध्यान दिया है। तो आप जरूर देखिएगा ये पॉडकास्ट। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल, आप देख रहे थे दांतों की पंचायत। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया क्या। एंड आज का जो हमारा मेन सेशन रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट हर एक प्रॉब्लम जो एक डेंटिस्ट फेस करता है या एनकाउंटर करता है पेशेंट को लेके, या फिर पेशेंट फेस करता है, लाइक सेंसिटिविटी, पेन, कुछ भी जैसे उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम इसमें एनकाउंटर करेंगे, जैसे अल्सर हो गए, इन सब चीज़ों को। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या क्या एनकाउंटर करते हो एज अ पेशेंट, क्या क्या आपके पास कंप्लेन लेके आता है? सबसे मेन जब अपने क्लिनिक में या कोई भी डेंटल सेटअप में पेशेंट आता है तो सबसे मेन कंसर्न होता है पेन या सेंसिटिविटी। हाँ। ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कंफ्यूज होता है कि सेंसिटिविटी और पेन में। ओके। ठीक है, ये सबसे मेन कॉज है। उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कुछ में अल्सर्स है या फिर कुछ में चिक बाइट के भी कंप्लेंट्स है। तो ऐसे ये और बहुत सारे पेशेंट में ऐसा रहता है कि मुझे कीड़ लगी है या नहीं लगी है। तो ये सारे जो भी उनके प्राय प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली आपके पास जो केसेस आते हैं, मतलब कुल मिला के पेन, सेंसिटिविटी, चीक बाइट, अल्सर्स, इनके ऊपर आते हैं। तो मैम यस। शुरू अपन सेंसिटिविटी से करते हैं। सेंसिटिविटी होती क्या है? हाँ, अगर हम देखा जाए तो सेंसिटिविटी, इसमें अगर हम सरल शब्दों में बोले तो ज्यादा कुछ नहीं, जब भी हम ठंडा गर्म या कुछ खाते हैं या पीते हैं, जब झंझनाहट होती है दांतों में तो वो सेंसिटिविटी होती है। ओके। ठीक है। और ये क्यों होती है, तो इसमें ना बहुत सारे थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि हमारे दांतों के 3 लेयर्स होते हैं, जिसको फर्स्ट को बोलते हैं हम इनामल, उसके नीचे का होता है डेंटिन, उसके नीचे का होता है पल्प। ये तीनों में जो इनामल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इसमें रोल प्ले करता है। जब भी हम बहुत बार देखते हैं कि ये जो लेयर है ये इन पेशेंट्स में जा चुका होता है, ओके। पूरा का पूरा वियर ऑफ हो चुका होता है, तो उसकी वजह से जो नीचे का डेंटनल पल्प जो है ये एक्सपोज हो जाता है। तो इसकी वजह से झंझनाहट महसूस होती है कुछ भी गर्म या ठंडा खाने के ऊपर। और इसके बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि दांत चबाने का उनको ये आदत रहती है, या फिर बहुत बार ऐसे रहते हैं कि पेशेंट्स में कोई डेंटल रेस्टोरेशन किया हो, या फिर बहुत क्लीनिंग वगैरह किया रहता है, तो उस केसेस में भी हो सकता है। या फिर कुछ पेशेंट में ऐसा भी होता है कि उनको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इन केसेस में हम देख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। मोस्ट कॉमनली आज जो प्रॉब्लम लेके आते हैं पेशेंट, अल्सर्स। अल्सर्स होता है क्या है एंड वो कैसे फॉर्म होते हैं? हाँ, अभी अल्सर्स में कैसा होता है कि इसको हम छाले बोलते हैं। हाँ। जो बहुत बार पेशेंट्स को ऐसे होते हैं कि जो भी वो तीखा खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, मसालेदार खा रहे हैं, तो उनको ऐसे होता है कि जलन होती है मुंह के अंदर। बहुत बार पेशेंट को आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको छाले हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या करें। तो बहुत बार ये छालों का कैसे होता है, इनके टाइप्स भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइनर, मेजर और हर्पेटिफॉर्म। अभी ये माइनर जो अक्सर रहते हैं, जो अल्सर्स रहते हैं, उनमें ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे माइक्रोमीटर्स के होते हैं। उससे जो बड़े होते हैं
उनको हम मेजर वाले बोलते हैं। हर्पेटिफॉर्म ये मेजर ही ऐसा होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन से उनसे होते, ओके। ठीक है? और बहुत बार ये होते हैं बिकॉज़ ऑफ बहुत बार पेशेंट्स को आयरन डिफिशिएंसी भी हो सकती है या विटामिन डिफिशिएंसी हो सकती है या कुछ पेशेंट में एसिडिटी का भी इश्यू हो सकता है या हम्म। कुछ पेशेंट में जैसे हम कभी-कभी देखते हैं कि उनमें अक्कल दाढ़ होती है, तो पेशेंट जब भी चबा रहा होता है, तो हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि गाल बार-बार दाँतों के नीचे आता है, तो उस टाइम पे भी अल्सर्स होते हैं, हम्म। ठीक है? जिसे हम चिक और बाइट कहते हैं। हाँ, जिसे चिक बाइट कहते हैं। हम्म। ठीक है। तो जैसे हमने मधुरा आनंद मऊ के साथ भी किया था, जो एक ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं, शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र एज वेल। तो उन्होंने हमें बताया था कि जैसे कुछ 2 हफ्ते से ऊपर अगर आपको कोई सिम्टम दिख रहा है लाइक अल्सर का, तो वो हो सकता है कैंसर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वो कैंसर भी हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं कैंसर प्री कैंसरस कंडीशंस उन्होंने बताई थी हमें। तो मैम, जो अल्सर्स होते हैं, तो कॉमन अल्सर और हुँ, सीरियस अल्सर जो होते हैं, उन पर डिफरेंस एक पेशेंट कैसे पता लगा सकता है, या फिर अदर कोई और डिजीज के कारण अल्सर हो सकता है? हाँ। हो सकता है विटामिन डिफिशिएंसी के लिए जैसे अभी मैंने बोला था कि जो अल्सर्स होते हैं उसके टाइप है माइनर, मेजर, हेरिडिटी हाँ। तो ये विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है या फिर कोई भी वायरल डिसीज की वजह से हो सकता है। हम्म। पर ये अल्सर्स में डिफरेंस कैसे करना है कि अगर आपको कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं या नहीं या सीरियस है या नहीं, तो हम्म। इसके लिए देखना है कि इनका ड्यूरेशन कितना है। ओके। अगर कोई अल्सर जो है वो 7 दिन तक रह रहा है हम्म। और जब भी हम विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर डाइट मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर हम कोई भी वायरल अगर इन्फेक्शन है तो उसका हम इलाज करके ले रहे हैं और वो अगर अल्सर्स रिजॉल्व हो जा रहे हैं हम्म। तो इनमें इतना कुछ है नहीं है, कॉमन अल्सर में जाएंगे। पर अगर यही अल्सर 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहे हैं हम्म। तो इनमें हम सोच सकते हैं कि ये कैंसरस भी हो सकता है क्योंकि ये अल्सर पेनफुल होते हैं और दिन ब दिन साइज में बढ़ते जाते हैं। ओके। इनका साइज कम होता नहीं है। जो 15 डेज या क्रॉनिकली ये लोगों का अगर आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के बाद 1 महीने में या 2 महीने में जा रहा है, हम्म। तो इस से केस में अर्जेंटली उसमें ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है और ओके। ये देखना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल ही है या फिर कोई कैंसरस है। और यहाँ हम्म। पे बहुत इम्पोर्टेंट ये भी रोल प्ले करता है जैसे कि साइट या लोकेशन जिसको हम बोलते हैं। हम्म। बहुत बार अगर हम देखते हैं कि कोई भी चिक बाइट जैसे होता है या फिर टंग बाइट होता है, हम्म। ठीक है? चिक बाइट उतना सीरियस नहीं रहेगा अगर अल्सर है, बट टंग बाइट में ये हमको देखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि टंग बाइट में बहुत बार ऐसे देखा है हमने केसेस में कि वो कैंसर की तरफ निकल सकता है। तो इन चीज़ में देखना है कि आपका ड्यूरेशन कितना है, 7 दिन तक है, 15 दिन तक है, 2 महीने तक है, अगर सप्लीमेंट ले रहे हो आप, नहीं ले रहे हो, रिज़ॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है या उसका लोकेशन कहाँ पे जो चीक पे है या फिर आपके टंग पे है या हम बोलते हैं कि जो फ्लोर ऑफ माउथ है, हम्म। वहाँ पे है। तो हम्म। इनके हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये कैंसरस पोटेंशियल के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब आप टूथपेस्ट बता दीजिए, मेडिकेशंस बता दीजिए, जिससे कि हमारा पेन या सेंसिटिविटी खत्म हो जाए। मेनली डेंटल केरीज के अंदर या आरसीटी जो पेशेंट होते हैं आरसीटी करवाने से जो डर रहे हैं, क्या ये मेडिकेशन लेना विदाउट एनी ट्रीटमेंट, क्या ये उनको फायदा करता है? नहीं, सबसे मेन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा दर्द चला गया। मैंने हम्म। बहुत बार ये भी देखा है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर है, जैसे एमबीबीएस है, बीएमएस है या बीएचएमएस है, तो इनके पास लोग जाते हैं और बोलते हैं कि उनसे मेडिकेशन लेके आ जाते हैं क्योंकि बहुत बार उनको पता ही नहीं होता कि डेंटल पेन हमारे डेंटल ट्रीटमेंट से ही जाता है। उनको हम्म। लगता है पेन चला गया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं, हम्म। ऐसे केस में ऐसा होता है कि पेन तो चला जाता है, पर जो टूथ को डैमेज हुआ है, वो बढ़ता ही जाता है क्योंकि केरीज रिवर्सिबल नहीं है। हम्म। तो एक बार अगर आपको केरीज हो गई है तो वो दिन ब दिन जो ऊपर का लेयर है इनामल से होके पल्प तक जाएगी। पल्प हम वो चीज़ है हमारी जिसे हम बोलते हैं नस। हम्म। तो वहां तक अगर पहुंच गई तो वो दांतों के नीचे के भागों में जाके फिर वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हम्म। जो हम कोई भी एंटीबायोटिक ले लें या कुछ भी ले लें, तो कुछ देर के लिए तो हमारा पेन सबसाइड कर देता है, पर जो नीचे का डैमेज है वो कंटिन्यू रहता है। हम्म। और वो डैमेज कभी-कभी बढ़ते-बढ़ते ऐसे होता है कि बहुत बार फिर पेशेंट आते हैं कि मैडम या सर जो भी है वहाँ पे हमको हमारे दाँतों के नीचे कुछ ऐसे ये फोड़ा हुआ है। हाँ, या फिर वहाँ से स्वेलिंग हो खून गई है। और हाँ, और वहाँ पे खून और पीला-पीला निकल रहा है ऐसे।
पस तो इस केस में ऐसा होता है कि इसको हम पस बोलते हैं, तो पस निकलना शुरू हो जाता है और एक बार पस निकलना शुरू हो गया मतलब वहाँ का डैमेज चालू ही है। ओके। और ये कुछ पेशेंट बहुत दिनों बाद तक ये चीज़ में ऐसा होता है कि निकल रहा है, जाने नहीं देना है, जारी देते रहते, इग्नोर करते रहते और कुछ दिन में ऐसा होता है कि ये सोए हुए रहते हैं, सुबह तक इनका फेस पे बहुत बड़ी स्वेलिंग आ जाती है और हुँ, हुँ। पेन बहुत रहता है। एट दैट टाइम उस टाइम पे फिर पेशेंट्स आते हैं। ओके। तो ये ऐसा होता है कि हम अगर ऐसा सोचे कि इग्नोर करें, हुँ, तो डैमेज कभी भी सिर्फ पेन किलर और एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होता है जब तक प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट ना हो। ओके। एक मैं ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी की अगर मैं ब्रांच की बात करूँ, तो बहुत वास्ट ब्रांच है। उसमें टीएमजे आता है, डिसऑर्डर्स हुँ, भी आते हैं। तो ये हुँ, टीएमजे हुँ। डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? हाँ, अगर टीएमजे डिसऑर्डर्स बोले तो यहाँ पे सबसे मेन है जब बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनका ऐसा रहता है कि मैम हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है, हुँ, बहुत दर्द होता है जब मुँह खोलने में तकलीफ होती है, मुँह बंद करने में तकलीफ होती है। कभी-कभी पेशेंट का ऐसे भी रहता है कि अगर हम कभी-कभी अ, मुँह खोले, बहुत बड़ा मुँह खोले तो तब उधर ही अटक हाँ, जाता है। अटक जाता है। हाँ, तो ये होते हैं टीएमजे के प्रॉब्लम। टीएमजे मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के प्रॉब्लम। हुँ, तो इस केस में ये देखना इम्पोर्टेंट है कि इसके बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे इसके जॉइंट के वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू का भी होता है या फिर हार्ड टिश्यू का होता है। हुँ, हुँ, तो ये जब तक चेकअप नहीं किया जाता है तब तक पता नहीं चलता है कि ये किस प्रकार का टीएमजे प्रॉब्लम है। हुँ, और इसका ट्रीटमेंट लेना तभी-तभी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत बार आपका सिर्फ टीएमजे तक ही नहीं रहता है, ये हुँ, आपका पेन जाता है पूरा स्पाइन तक। हुँ, बिकॉज़ ऐसे पेशेंट में बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जो जिन पेशेंट में रात को दाँत चबाना है या फिर स्ट्रेस प्रॉब्लम है, उन पेशेंट में भी टीएमजे का इश्यू हो सकता है। ओके। तो ऐसे अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो उनको जाके डेंटिस्ट से मिलना रहता है, मिलने के बाद जो भी ट्रीटमेंट है, वो तभी-कभी भी स्टार्ट करना इज़ इम्पोर्टेंट। ओके। इसके लिए मेरे को लगता है अपने को एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है टीएमजे खुद में। तो इसके लिए एक नया-सा आपके हाँ, लिए एक सेशन प्लान कर सकते हैं हम। बढ़ते हैं अब हम हाँ, रेडियो वाली फील्ड के ऊपर, क्योंकि रेडियोलॉजी भी एक पार्ट है आपकी ब्रांच का। स्पेशली मतलब बहुत से लोग डरते हैं एक्स-रेज़ से। एक्स-रेज़ हो गया, सीबीसीटी हो गया, एमआरआई हो गया, कोई भी डायग्नोस्टिक वे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं कहीं न कहीं, उससे डरते हैं। क्या इससे डरना चाहिए? नहीं, एक्स-रे ये बहुत मदद करता है जब भी हम देखते हैं कि हमको किस प्रकार का पेन है, हुँ, देखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेन जो है हम देखते हैं कि कहाँ तक हम लोगों का जो कीड़ है, वो हुँ, पहुँच चुका है। जैसे लेयर्स मैंने अभी बोले इनामल, डेंटिन या पल्प। हुँ, तो ये मदद करता है कि अगर आपका जो कीड़ है, वो डेंटिन तक है, तो हम उसमें सीमेंट भर सकते हैं, जिसको एक्चुअली रेस्टोरेशन बोलते हैं डेंटिस्ट्री में। और वही साथ में अगर ये पल्प तक जा चुका रहता है, मतलब जो नस तक अगर गया होता है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हुँ, हुँ, क्योंकि ट्रीटमेंट कैसा करना है, क्या करना है, ये पूरा इवैल्यूएट करने के लिए हमको डेंटल एक्स-रे ही काम में आता है। हुँ, हुँ, ऊपर सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ ये छोटे से एक टूथ के लिए हो गया। अगर हम देखें तो पूरा बहुत वास्ट टॉपिक है ये। एक पूरा बड़ा एक्स-रे भी आता है, उसको हाँ, ओपीजी भी बोलते हैं। हुँ, जैसे अभी हमने टीएमजे बोला है, तो बहुत बार टीएमजे के भी डिसीज़ देखने के लिए हमें इसका हेल्प होता है। हुँ, और अभी एडवांसेस भी जा रहे हैं। हुँ, जैसे सीबीसीटी हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया। हुँ, अभी सीबीसीटी अभी इतना वास्ट आ चुका है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा दाँत है, जैसे अगर कोई एक्स-रे बोलते हैं, हुँ, नॉर्मल एक्स-रे, आईओपीए बोलते हैं या फिर ओपीजी बोलते हैं, ये 2डी हो जाता है, हुँ, ठीक है? और जैसे इन इसमें हमको सिर्फ 1 सरफेस दिखता है, 2 सरफेस दिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखता है। हुँ, बट जो सीबीसीटी है या सीटी है, इनमें हम देख सकते हैं कि वाइड वैरायटी देख सकते हैं, 3डी इमेजिंग होता है। हुँ, तो आपका जो भी टूथ देखना है या आपका जॉ देखना है, तो उसमें पूरा हमें सरफेस दिखता है। हर साइड से हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान कर सकते हैं। ओके, एंड अगेन एमआरआई, हुँ, जो एमआरआई है, ये हमें जैसे हमने अभी बोला कि अल्सर्स, हुँ, अगर जो अल्सर्स है, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने कुछ पेशेंट्स में देखे हैं कि टंग अल्सर्स होते हैं या कुछ अल्सर्स होते हैं, अगर हुँ, ये बड़े हैं, क्रॉनिक है, 2 महीने से भी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम एमआरआई यूज़ करके ये देख सकते हैं कि ये कैंसरस है या नहीं है। ओके, तो जब भी अगर कोई डेंटिस्ट आपको बोल रहा है कि हमें ये वाला आपको एक्स-रे कराना है, तो वो इस हिसाब से होता है कि वो एक सिंगल टूथ के लिए बोल रहा है, जैसे आरसीटी या सीमेंट के लिए बोल रहा है, हुँ, या फिर वो कैंसरस जैसे बीमारी के लिए बोल रहा है।
हम्म। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों के लिए जो भी डेंटिस्ट बोल रहा है तो वो कराना बहुत ज़रूरी होता है और इसके कोई हार्म्स नहीं है। मतलब ओके। बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल एक्स-रे हम देखते हैं पूरे हम्म। बॉडी के, उससे ये कंपेयर में बहुत कम होता है और 1 या 2 बार से इतना कुछ नुकसान नहीं होता है ओके। इसमें। हाँ, तो अब मैं थोड़ा प्रिवेंशन की ओर बढ़ता हूँ। सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या-क्या फूड अवॉइड करने चाहिए? और बाकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे अल्सर्स हो गए, टीथ बाइट हो गई, इन सब चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ। सबसे मेन अगर सेंसिटिविटी का बोलूँ तो मैंने जैसे बोला कि बहुत बार ये होता है इनेमल वियर ऑफ की वज़ह से मतलब हुँ, जो इनेमल है वो निकल जाता है। हुँ, हुँ, तो सबसे मेन है अगर कोई इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, हुँ, हुँ, तो इस केस में उन लोगों ने करना है कि जो भी एसिडिटी बढ़ाने वाले फ्रूट्स है या फिर जो भी पदार्थ है, उनको कम खाएँ, हुँ, तो हम उससे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक हुँ, है? या फिर अगर कोई पेशेंट है जिनका दाँत चबाने की वज़ह से हो रहा है, हुँ, ठीक है? तो उसमें भी नाइट गार्ड बोल सकते हैं और ये हम चिक बाइट के लिए भी सेम ही देते हैं, नाइट गार्ड्स देके फिर वो डे या अब डे का भी रहता है, नाइट का भी रहता है, तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है? और अगर अल्सर्स रहे तो सबसे मेन है अगर होम रेमेडीज़ आपको चाहिए तो इतना फ़ायदा नहीं होता है, बट उसमें डाइट मॉडिफ़िकेशन ये बहुत अच्छा रोल कर सकता है। ओके। लाइक जो भी डाइट हमारा डाइट है मॉडिफिकेशन लाइक? लाइक यू कैन इंक्लूड योर जो भी हम ये देखते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स है वो इंक्लूड करना हुँ, या पानी का बहुत ज़्यादा सेवन करना हुँ, हुँ, या फिर जो भी ऐसे फ्रूट्स हैं, हुँ, जिसमें से हम हमें हर प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं, हुँ, वो उनका सेवन करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हुँ, ये घर पे रह के हम कर सकते हैं, बट इनका परमानेंट अगर इलाज आपको करना है, तो वो डेंटल क्लिनिक में ही हो सकता है। ओके। एक शो आता था मतलब आपने बोला हरी वे ग्रीन वेजिटेबल्स। जब मैं बच्चा था तब मैं पोपाया द सेलर मैन करके एक बहुत अच्छा शो आता था, जो स्पिनच खाता था, ताकतवर बनता था। हाँ। इसी से मैं हुँ, बच्चों को थोड़ा-सा टारगेट करते हुए बोलना चाहता हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। वो तुम्हें कहीं न कहीं प्रिवेंट कर रही है बहुत सारी चीज़ों से। तो एक छोटा-सा क्वेश्चन, एक आपने बताया कि डाइट मॉडिफिकेशन करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बढ़ जाते हैं। लाइक बहुत से डॉक्टर्स हाँ, भी होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? मत करो। सबसे मेन है सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट द इलाज क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जब भी हम करते हैं हम लोग ने देखा है कि बहुत लोग जाते हैं फार्मासिस्ट के पास वहाँ से जाके दवाइयाँ लेके आ जाते हैं। हुँ, जैसे कि बहुत लोग जाते हैं, पेन कर रहा है तो उसके लिए जाके वो बिना देखे जाते हैं और टैबलेट्स लेके आ जाते हैं, तो उनको फार्मेसी दे देता है एंटीबायोटिक और पेन किलर दे देता है। हुँ, हुँ। बट अभी इस टाइम पे पेशेंट को ये नहीं पता है कि वो सेंसिटिविटी का पेन है या फिर वो इसकी वजह से है। हाँ, थैंक यू मैम टाइम निकालने के लिए एंड बहुत अच्छा रहा आपके साथ बातें करके। बाय द वे मेरे पास आपके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट, हमारा एज़ यूजुअल हमारा रैपिड फायर राउंड, तो शुरू करते ओके। हैं। एक मिथ जो आप पेशेंट की तोड़ना चाहते हैं। कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है ओके। या क्यों ज़रूरी है या इतना पैसा क्यों है मतलब हुँ, इतना क्यों लगता है? हुँ, तो डेंटल ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, डिले जो भी होता है वो कॉस्टली है। जितना डिले करोगे उतना आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा, उतना डेंटिस्ट फिर चार्ज करेंगे। ओके। एक सिम्पटम जो आप कभी इग्नोर ना करवाना चाहो किसी पेशेंट को? पेन, जी। बहुत बार पेशेंट पेन को इग्नोर कर देते हैं, हुँ। बट वो आगे जाके उनको सिर्फ़ स्वेलिंग तक ले जाके पहुँचा देता है, तो डोंट इग्नोर। एक हैबिट जो सबको आज से चेंज करनी चाहिए या फिर जो यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी हैबिट है उनको, वो कौन-सी हैबिट होनी चाहिए जो इमीडिएटली स्टॉप करनी चाहिए उनको? सबसे मेन बहुत सारे पेशेंट में मैंने देखा है कि जो ब्रश यूज़ करते हैं तो हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज़ करते हैं, हुँ, क्योंकि उनको लगता है कि वो कॉस्टली नहीं है क्योंकि इंडिया में बहुत देखा जाता है कि ब्रश का कॉस्ट हुँ, तो जो सॉफ्ट ब्रश होता है या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होता है ये महँगा होता है और जो हार्ड ब्रश होते हैं ये उतना ही सस्ता होता है। हाँ, तो वो ना यूज़ करते हुए सॉफ्ट ब्रश पे जाइए क्योंकि ये हमारा जो दाँत है ऊपर का लेयर जो है उसको घिस के निकालता नहीं है। ओके, तो उसकी वजह से वो दाँत प्रोटेक्ट होता है, सेंसिटिविटी या फिर बाकी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके। तो थैंक यू मैम आप इस पॉडकास्ट में आए। बहुत हमने ट्राई किया आपके साथ
कि वो पॉडकास्ट सेट हो जाए, बट बहुत सारा डिले भी हो गया। उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू मैम। बाय द वे, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैम असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं अपने कॉलेज में। तो शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैम बहुत सारे केसेस हैंडल कर रही हैं अपने कॉलेज के अंदर एंड एज़ वेल एज़ क्लिनिक के अंदर। तो जब भी आपको कोई दिक्कत लगे तो फ़ील फ्री, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। हम लोग उसका आंसर देने की बहुत-बहुत कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं हूँ डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल। आप देख रहे थे दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया गया। थैंक यू मैम।